कंडक्टर्स की बात कर लेते हैं यार, स्फेरिकल कंडक्टर। कल पैरेलल प्लेट्स वाले किए थे ना, आज स्फेरिकल वाले कर लेते हैं। थोड़ा सपोर्ट करोगे ना तो थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं आज हम लोग। पहले स्टार्ट करो आप सिंगल कंडक्टर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। क्या मतलब होगा इसका यार? आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर वर्ड जब बोलते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है? सर नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक तरीके से सही बात है। और ये भी कह सकते हो कि इसके आसपास मतलब इसके नियर बाय में और कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, ये भी कहा जा सकता है। इसके आसपास कोई और चार्ज नहीं है, सिर्फ एक स्फीयर है, आइसोलेटेड है, अकेला है उसको, और इसके ऊपर हमने कोई चार्ज प्रोवाइड किया है, मान लो कैपिटल क्यू का। कैपिटल क्यू इस स्फीयर को हमने एक्सटर्नली चार्ज किया है। कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा कंडक्टर की प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से? चार्ज कैपिटल क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिखाना हो आपको तो कहां पर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएं इसका? आउटर स्फीयर के आउटर अंदर के वॉल्यूम पे दिखाएंगे या फिर आउटर सरफेस पर दिखाएंगे? आउटर सर। तो आउटर सरफेस सरफेस पर, बिकॉज कंडक्टर है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के हिसाब से चार्ज सरफेस पे ही एग्जिस्ट कर सकता है। और क्योंकि ये स्फीयर है जो कि एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, जो कि एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, स्फीयर की जो ज्योमेट्री है वो चारों तरफ एक जैसी है और आइसोलेटेड है, तो कोई भी ऐसा रीजन फिर से नहीं मिलेगा आपको जब आप ये कह पाओगे कि चार्ज क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होगा। स्फेरिकल होने की वजह से और आइसोलेटेड होने की वजह से, इन दोनों की वजह से, बिकॉज ऑफ स्फीयर एंड बिकॉज ऑफ आइसोलेशन, कैपिटल क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन इसके पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली होगा। दैट मींस डेंसिटी ऑफ चार्ज पूरे स्फीयर के सरफेस पर एक जैसा मिलेगा आपको। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, पहले बता दूं आपको। चार्ज का कंडक्टर के सरफेस पर यूनिफॉर्म डेंसिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए दो कंडीशंस चाहिए, एक वो आइसोलेटेड हो, सेकेंडली उसकी ज्योमेट्री भी आपको सिमेट्रिकल होनी चाहिए। दैट मींस कि स्फेरिकल कंडक्टर। ऐसे में आपसे क्वेश्चंस ये पूछते हैं कि इससे स्मॉल आर डिस्टेंस आउटसाइड जाने पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या पोटेंशियल होगा। अगर हम इसके रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस पे जाते हैं तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या फिर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल V की वैल्यू। आप में से किसी को आइडिया इसके बारे में? स्फेरिकल कंडक्टर के आउटसाइड पे अगर किसी पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पॉइंट चार्ज वाला। पॉइंट चार्ज वाला, राइट। बिकॉज स्फीयर के केस में किसी भी स्फीयर के, चाहे वो कंडक्टिंग हो या फिर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, उसके बाहर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए स्फीयर के चार्ज क्यू को उसके सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज की तरीके से कंसीडर करो और इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पॉइंट चार्ज फॉर्मूला, दैट मींस K into कैपिटल Q by R स्क्वायर। एंड पोटेंशियल के लिए भी सेम फॉर्मूला, पोटेंशियल भी हम पॉइंट चार्ज वाले फॉर्मूले से ही निकालेंगे, K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय स्मॉल r। ठीक है यहाँ तक? आउटसाइड द स्फीयर, चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो चाहे वो कंडक्टिंग हो, कैसा भी स्फीयर हो, आउटसाइड के पॉइंट पर अगर आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकालते हो तो ये मान सकते हैं कि ये पूरा चार्ज इसके सेंटर पर एज अ पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। सरफेस पर निकालने के लिए, ये तो आउटसाइड हो गया, एग्जैक्टली ऑन द सरफेस निकालना होगा आपको, ऑन द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर, तो भी यही रिजल्ट काम करेगा। स्मॉल r की जगह पर आप कैपिटल R सब्स्टिट्यूट कर दें। दैट मींस ये फॉर्मूला स्मॉल r मोर देन कैपिटल R और इक्वल टू कैपिटल R दोनों के लिए ही काम करेगा। तो इस हिसाब से क्या लिखोगे यार? पोटेंशियल एट द सरफेस लिखना चाहें अगर तो पोटेंशियल एट सरफेस AQ by कैपिटल R। AQ by कैपिटल R। इसका इंपॉर्टेंस है, इसलिए बोल रहा हूं आपसे, पोटेंशियल एट सरफेस की इंपॉर्टेंस है। तो पोटेंशियल एट सरफेस VS से डिनोट कर रहे हैं, एज फॉर द सरफेस, पोटेंशियल एट सरफेस K टाइम्स कैपिटल Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R। और किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए, किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए चार्ज और उसके पोटेंशियल का रेशियो, चार्ज बाय द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल रेशियो फॉर एनी आइसोलेटेड कंडक्टर
वो चाहे स्फेरिकल हो या नॉन स्फेरिकल हो, रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल को ही आप उस आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस डिफाइन करते हो। और इस हिसाब से एक आइसोलेटेड स्फीयर की जो कैपेसिटेंस बनेगी Q डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल एट द सरफेस, वो हो जाएगा R by K। और इसमें K की वैल्यू पुट कर ले, अगर K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये सिंपलीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कैपिटल R। ये डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस हुआ फॉर द आइसोलेटेड कंडक्टर। For an isolated conductor, capacitance defined as ratio between the charge and the potential of conductor. जब दो कंडक्टर्स आते हैं तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बदल दी जाती है। इन केस में अगर दो कंडक्टर्स होते हैं तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बदलते हैं और तब ये कहते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। अभी आप सिंगल कंडक्टर के केस में, सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल कैपेसिटेंस के थ्रू डिफाइन करोगे। कोई डाउट इस पॉइंट पर? नो सर। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालेंगे। इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर, E एट द सरफेस, उसके लिए आप इसी में कैपिटल R स्क्वायर कर लोगे, तो इट इज आंसर K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। अब एक काम करें, अगर इसको हम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहें, ये जो रिजल्ट है इसको डेंसिटी ऑफ चार्ज के फॉर्म में लिखना चाहें, मतलब सिग्मा के फॉर्म में, सिग्मा का मतलब हो गया कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में, वो भी ला सकते हो। इस K को रिप्लेस कर लो आप, K को रिप्लेस करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं। अब किसी को सिग्मा नहीं कह सकते यार, चार्ज अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, क्या ये क्वांटिटी चार्ज पर यूनिट एरिया कह सकते हैं? टोटल चार्ज है, स्फीयर है जिसका रेडियस R है, तो Q बाई 4 पाई R स्क्वायर को ही तो सिग्मा कह सकते हैं। दैट मींस कि कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। ये चार्ज के फॉर्म में हो गया, ये डेंसिटी के फॉर्म में हो गया। और डेंसिटी के फॉर्म में पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर हम इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी पोटेंशियल का फॉर्मूला देखना चाहें, पोटेंशियल एट द सरफेस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, ये इन टर्म्स ऑफ चार्ज है, आंसर सही है इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, वो भी आ जाएगा सिग्मा R by एप्सिलॉन। राइट। तो पोटेंशियल एट द सरफेस को लिख सकते हो सिग्मा इनटू कैपिटल R डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। इन सब का ना कुछ क्वेश्चंस में यूज है यार, मतलब ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, कि कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन 0, कंडक्टर के सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू है सिग्मा इनटू रेडियस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। कैपेसिटेंस इसका इतना हो गया। लास्ट पॉइंट, इसके इनसाइड पर अगर कोई पॉइंट लेते हो, कोई पॉइंट इस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर की तरफ ले और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की बात की जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पोटेंशियल KQ by R। राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, इनसाइड कंडक्टर है तो ये तो प्रॉपर्टीज में चलता आ रहा है कि कंडक्टर के अंदर का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, तो एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी 0। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के पीछे का रीजन क्या बोलोगे? अभी आप लोगों ने बोला था, किसी ने बोला था आंसर, फिर से मैं नाम नहीं देख पा रहा था। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये बात सही है कि इनसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। सर कोई चार्ज नहीं इनक्लोज कर रहा है वो। नेट चार्ज 0 है। रीजन क्या है कि नेट चार्ज 0 है और
फिर से बोल रहा हूँ आपसे यार, आप लोग एक बार मैंने पहले भी इस क्लासेस में समझाया था आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हाँ वो भी है, नहीं वो ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली बात मैं अपना क्वेश्चन और क्लियर कर देता हूँ। गॉस लॉ के हिसाब से फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E मल्टीप्लाइड बाय dA मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ थीटा को हम कहते हैं कि इट इज q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। ये गॉस लॉ है। अंदर के पॉइंट पर हम लोग अगर कोई गॉसियन सरफेस बनाएं, अंदर के पॉइंट पर कोई स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि RHS इसका 0 है। सर क्यू इन तो 0 है ही, और क्योंकि सिमेट्रिक है इसलिए ई भी 0 होगा। हाँ मैं बार बार इस पॉइंट को याद दिलाना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मैं ना कई बार एक्सपीरियंस किया मैंने, सिर्फ ये कह देना कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है। मैंने आपको इसका एक एग्जांपल कैविटी वाला भी दिखाया था। सॉलिड स्फीयर के अंदर जो कैविटी थी उसमें भी तो कोई चार्ज नहीं होता, बट कैविटी में किस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। अब इस बात को समझो, एक डाउट बहुत पहले हमसे किसी ने पूछा, 2-3 क्लासेस पहले आप में से किसी ने डाउट पूछा था कि सर ये जो गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम लोग, वो कौन से चार्जेस की होती है? क्योंकि राइट हैंड साइड पर तो सिर्फ वही चार्ज आता है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो क्या जो चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर हैं उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता इसके अंदर? होता है। होता है ना, लॉजिक समझिएगा। सॉलिड स्फीयर, ये लास्ट टू लास्ट क्लास की बात कर रहे हैं। सॉलिड स्फीयर में जब कैविटी चूज किया था हम लोगों ने और उसके बाहर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, कैविटी के बाहर, तो क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आया था या नहीं आया था? आप बताओ उसको आंसर। ये 0 था या नॉन 0? आया था सर। नॉन जीरो। नॉन 0 था, इनफैक्ट यूनिफॉर्म था। लेकिन अगर मैं इस कैविटी के अंदर कोई गॉसियन सरफेस बनाऊं तो उसका भी Q इनसाइड 0 होगा। ठीक ठीक है सर आप बताओ, इस गॉसियन सरफेस में और इस वाले गॉसियन सरफेस में एक चीज कॉमन है, इसके अंदर भी 0 चार्ज है, इसके अंदर भी 0 चार्ज है, लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नॉन 0 है और यहाँ पर कह रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। तो अगर गॉसियन सरफेस मतलब गॉस लॉ के थ्रू, अगर गॉस लॉ लगा करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, अगर ये सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर वाले चार्जेस की वजह से होती, मतलब कि गॉसियन सरफेस के बाहर के चार्जेस का इस लॉ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता अगर, तो फिर यहां और यहां पर डिफरेंट आंसर क्यों आते? अगर हम ये कह दें कि गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस के बाहर के चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई मतलब नहीं होता, अगर ये मान लेते हैं कि जो चार्जेस गॉसियन सरफेस के बाहर हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है कि गॉसियन सरफेस के बाहर चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है या गॉसियन सरफेस के बाहर चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर गॉसियन सरफेस के बाहर का चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्या फर्क पड़ता है हमें? आर्गुमेंट समझ पा रहे हैं आप? यस सर। अगर ये चीज मान ली जाए कि गॉस लॉ लगाने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड पर है ये सिर्फ सरफेस के अंदर के चार्ज की वजह से है और सरफेस के बाहर के चार्जेस का कोई रोल नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इस आर्ग्यूमेंट पर तो फिर इन दोनों के आंसर 0 आने चाहिए थे। बाहर के चार्ज से जब कोई मतलब ही नहीं रह गया हमें, तो यहाँ पर भी वही गॉसियन सरफेस जिसके अंदर 0 चार्ज, यहाँ पर भी एक गॉसियन सरफेस इसके अंदर भी 0 चार्ज, बाहर के चार्जेस से अगर कोई मतलब है ही नहीं तो फिर यहाँ नॉन 0 तो यहाँ भी नॉन 0, या फिर यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, अलग अलग नहीं आने चाहिए थे आंसर।
सर अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंडक्टर रख दें तो उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो हो नहीं पाएगी फिर? ये पाएगी ना। तो यही बात तो समझनी है। हमने उस समय भी आपको होल्ड पे कर दिया था कि इसका डाउट टाइम आने पे ही मालूम मतलब टाइम आने पे ही बता पाएंगे। इसका मतलब क्या ये ऑब्वियस तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लॉजिकल कि क्या गॉस लॉ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें सिर्फ इनसाइड चार्जेस का ही कंट्रीब्यूशन है या फिर आउटसाइड वालों का भी कंट्रीब्यूशन है इसमें? आउटसाइड वालों का भी सर है। आउटसाइड वालों का भी है, बिल्कुल है, क्योंकि नहीं होता ना तो इस गॉसियन सरफेस के बाहर अलग टाइप का चार्ज है, इस गॉसियन सरफेस के बाहर अलग टाइप का चार्ज है और रिजल्ट्स अलग अलग हैं। मतलब बाहर का चार्ज कहीं ना कहीं मैटर तो कर रहा है। और इसीलिए कहा जाता है कि गॉस लॉ लगा करके जो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करोगे वो सिर्फ अंदर के चार्ज का नहीं है, वो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है। कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये हुआ यहां पर जो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह रहे हो वो क्यों होगा, इसको ऐसे समझ सकते हो। अगर मैं स्फीयर के सरफेस पर इस स्फीयर की सरफेस पर एक छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर कर लूं डीए मान करके, एक छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट डीए, और मैं आपसे ये कहूं कि बताइए इस वाले पॉइंट पर जो चार्ज डीए के ऊपर होगा, जितना चार्ज डीए सरफेस पर होगा, क्या उसका इस पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा या नहीं आएगा? आप बाकी के स्फीयर को भूल जाओ, मेरा फोकस है सिर्फ उस चार्ज पर जो इस छोटे से एरिया के ऊपर बनेगा। इतना सा चार्ज, क्या ये चार्ज यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा? यस सर। यस क्योंकि क्योंकि जो डीए एरिया पर चार्ज होगा वो एज अ पॉइंट चार्ज होगा। यस सर होगा ना भाई। डीए डीए एक छोटे से बहुत छोटा सा एरिया लिया है, स्फीयर के ऊपर बहुत छोटा सा टुकड़ा है, इस पर जितना भी चार्ज है ये तो एज अ पार्टिकल काम करेगा ना। और अगर ये एज अ पार्टिकल काम करेगा तो इसकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर के क्यू बाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से आएगी। यस सर। हाँ। तो अब आप ये कह सकते हो कि हर छोटा सा टुकड़ा, हर एक छोटा छोटा टुकड़ा, मतलब स्फीयर को अगर आप कई सारे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दें तो एवरी स्मॉल पार्ट will produce electric field at this point. Every small part will produce electric field at this point, but when you will add the electric field by this portion, electric field by another portion, electric field by another portion, electric field by one more part, इन सब का जब रिजल्टेंट निकालेंगे इस पॉइंट पर जाकर के तो वो वैल्यू कितनी बनेगी? इक्वल टू जीरो बन जाएगी। बताइए समझ में? यस सर। मतलब हाँ कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से ये छोटे छोटे पार्ट्स आपस में कुछ ऐसी कंस्पिरेसी कर रहे हैं, आप कह सकते हो इनका आपस में एक ऐसा गैंग बन गया है इन छोटे छोटे पार्ट्स का कि हर छोटा पार्ट अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ड्यू टू फाइट बिटवीन देम द रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ईच स्मॉल पार्ट, the resultant of electric field at this point by each small part on the surface of sphere becomes zero. समझ गए पॉइंट को? यस सर। ठीक है, मतलब मैं इसलिए बार बार इसको हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि ये बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट है। मैं बोल रहा हूं आपको, अगर ये चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं होता, स्फीयर के सरफेस के ऊपर का चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं होता, अगर क्या तब भी आपका राइट हैंड साइड जीरो होता? आरएचएस तो तब भी जीरो होता ना हमारा, अगर ये कंडक्टर होता बट स्फीयर ना होता।
या किसी और रीजन की वजह से इसके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता, किसी भी रीजन की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यूनिफॉर्म नहीं होता, लेकिन है ये कंडक्टर, मतलब चार्ज सरफेस पर है, बट हो सकता है कहीं पर डेंसिटी ज्यादा हो, कहीं पर डेंसिटी कम हो, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तब भी आपका गॉस लॉ का राइट हैंड साइड तो जीरो आएगा ना यहाँ पर, बिकॉज चार्जेस सिर्फ सरफेस के ऊपर है। बट क्या तब ई को जीरो कह पाएंगे? नो सर, अगर यहाँ पर सिमेट्री की कंडीशन ना बने नो सर। तब नहीं कह पाएंगे। मैं इसीलिए लगातार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, क्यू इनसाइड जीरो होने के बाद आपको एक और कंडीशन चाहिए होती है, वो है सिमेट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तब जाकर के ही आप कह पाओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। क्या ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है मेरा? बताओ, अगर मैं एक स्टेटमेंट आपसे पूछूं और आपसे कहा जाए कि बताओ ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है। स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर किसी स्पेसिफिक डीए पार्ट की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, रिमेनिंग स्फीयर उसको कैंसिल आउट कर देगा। क्या ये स्टेटमेंट सही लग रहा है आपको? यस सर। तो सुना, मैं एक ना अलग से डायग्राम बना के रखा हूं। मैं कह रहा हूं आप पूरे स्फीयर पर से हट जाओ, आप सिर्फ डीए एरिया पर आ जाओ, ओनली ऑन द डीए एरिया। कितना चार्ज होगा डीए एरिया पर? अगर हम सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर बोल रहे हैं, मतलब डेंसिटी है, तो एक डीए एरिया के ऊपर कितना चार्ज बनेगा हमारा? सिग्मा विच इज चार्ज पर मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए एरिया डीए से, यानी कि सिग्मा इंटू डीए हो गया। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इस डिफरेंशियल एरिया की वजह से कंडक्टर के सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो सेंटर वाला पॉइंट इस डिफरेंशियल एरिया से आर डिस्टेंस पे है, और क्योंकि ये बहुत छोटा एरिया है तो इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और उस हिसाब से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी के सिग्मा डीए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? यस सर। यस सर। तो गलत होगा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लोज चार्ज पे ही डिपेंड करती है। हाँ, वो तो गलत हो ही गया, वो तो पहले बता दिया कि गॉस लॉ में राइट हैंड साइड पर भले आपका इनक्लोज चार्ज आ रहा है, बट लेफ्ट हैंड साइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज बाय ऑल चार्जेस, वो चाहे गॉसियन सरफेस में आए हो चाहे ना आए हो, ये उन Yes. सबका रिजल्टेंट है। यस सर। ये तो क्लियर कर ही दिया था अभी आपको। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अब मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि सिमेट्री ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। डीए वाले की वजह से, मतलब एक छोटा सा पोर्शन डीए ले लिया, उसकी वजह से सेंटर पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आई। अब इस डीए के अलावा जो बचा हुआ स्फीयर है, इसके अलावा जितना भी आपका रिमेनिंग स्फीयर होगा, उस पे जो चार्जेस होंगे वो सब मिल करके इस डीए के इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर कैंसिल आउट कर देंगे। यस सर। ठीक ठीक है। अब इस बात को ऐसे समझो, आप इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। आपने कभी पानी वाला घड़ा देखा है? घड़ा जिसमें पानी भरते हैं। यस 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 सर। उसका जो माउथ होता है, और उससे भी पिक्चर अगर आप देख लो, सुराही जिसको बोलते हैं, बहुत पतली सी गर्दन होती है उसकी। यस सर। ठीक, अगर मैं ऐसा कोई कंडक्टर ले लूं, मैं कोई कंडक्टर ले लूं ऐसा ही,
मतलब बिल्कुल सुराही टाइप का, पिचर टाइप का, जिसकी गर्दन बहुत पतली सी है और इस टाइप से कंडक्टर है ये, और ऊपर से यहां से खुला हुआ है, इसका माउथ खुला हुआ है, ऊपर से इसका मुंह जो है वो खुला हुआ है, और बाकी जगह पर चार्ज है, बाकी सब जगहों पर चार्ज है। और जो इसका माउथ है ना, उस माउथ का एरिया डेल्टा ए है, बहुत छोटा एरिया, बहुत ही छोटा एरिया है। अब आपसे कोई पूछे कि क्या अभी भी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो दिखाओगे या किसी भी पॉइंट पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाओगे? ये बॉडी कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहां से ये खुला हुआ है, मतलब क्लोज कंडक्टर तो हुआ नहीं है। नो सर। नो यहाँ से पानी भर सकते हो, जहां से पानी भर सकते हो, इसका मतलब ये क्लोज तो हुआ नहीं, ऊपर से खुला हुआ है। यस Yes, सर sir. ठीक है, तो अब क्या सेंटर पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड कह दे? नो नहीं सर। सर। नो सर कितना कहोगे फिर? कितना कहोगे? मैंने सुराही का एग्जांपल दिया है, बट एक्चुअल में मैं स्फीयर का एग्जांपल लेना चाह रहा था, बट स्फीयर में भी आप फुटबॉल का एग्जांपल लो। फुटबॉल में जब सर हवा जितना सर एक जितना सेकंड, फुटबॉल में जब हवा भरते हो तो कुछ तो कहीं ना कहीं तो आप उसमें एक वॉल्व लगाओगे ना, जहां से हवा अंदर जाएगी। यस सर। जी सर। तो उतना एरिया छोड़ दे, अगर उतना एरिया को छोड़ दे, ठीक है, उसी को मैं डीए कह रहा हूं, उतने एरिया को डीए कह रहा हूं सर। तो अगर मैं डीए को काट करके अलग कर दूं, डीए एरिया काट करके अलग कर दूं और स्फीयर को एक छोटे से एरिया से ओपन कर दूं ताकि इसके अंदर हवा या पानी जा पाए, क्या अभी भी सेंटर पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? नो नो सर। नो सर तो कितनी होगी? तो इसका ही आंसर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जो छोटा वाला एरिया था उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और बाकी सबके इलेक्ट्रिक फील्ड को मिला करके यहां पर जीरो आंसर बनना चाहिए था। यस सर अब बताइए ना क्या आंसर बनेगा बच्चे लोग? अगर एक स्फीयर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, और उस पर छोटा सा पोर्शन खुला हुआ है, छोटा सा पोर्शन, बिल्कुल एकदम सर छोटा सा उस पोर्शन, एरिया में जो चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के Yes, बराबर sir. तो मान लो डेल्टा ए एरिया है और बाकी के पोर्शन पे चार्ज है, बाकी के पोर्शन पर चार्ज है, और एक डेल्टा ए, बहुत छोटा डेल्टा ए, ये एरिया खुला हुआ है। अब बताओ ना यार, सेंटर पे क्या चार्ज लिखे? अगर सिग्मा डेंसिटी का चार्ज है तो इस सिस्टम की वजह से सेंटर पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? सर रो डीए की वजह से आई के सिग्मा डी अपॉन सर आर। के सिग्मा डी अपॉन आर स्क्वायर। अब आगे समझ में? हाँ, कि यहाँ पर अगर इस डेल्टा ए पर अगर हम चार्ज रख देते, इस डेल्टा ए पर चार्ज पुट कर देते, रखते, तो यहाँ जीरो बन जाता आंसर। ठीक है बच्चा? Yes, sir. हाँ, तो फाइनल आंसर कि पूरा स्फीयर मिल करके इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा उसको एक छोटा सा टुकड़ा कैंसिल कर रहा होगा, और यही आर्गुमेंट लगा करके आप कह सकते हो कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही होगी जितनी इस छोटे से डेल्टा ए एरिया पर चार्ज की वजह से होगी, और वो हम पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सिग्मा डेल्टा ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और किस तरफ होगी ये? किस तरफ होगी? डायरेक्शन बताओ। यहाँ पर छोटा सा एरिया खुला हुआ है, सर उस एरिया सर के ऑपोजिट टू दैट Opposite to ए sir. इस एरिया तक के हाँ, तो अगर इस एरिया पर चार्ज होता तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर क्या नीचे की तरफ नहीं आता? अगर ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और अगर हम डेल्टा ए पर कोई चार्ज रखते तो इस डायग्राम के करस्पॉन्डिंगली कोई भी चार्ज अगर हम डेल्टा ए पर रखते तो सेंटर पर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड आती। Yes sir. इसका मतलब बाकी का स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है वो किधर जनरेट कर रहा है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। राइट। जबकि अगर आप गॉसियन सरफेस ले लो, समझो आप, अगर यहाँ गॉसियन सरफेस लो तो अभी भी उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हो आप, क्योंकि अब यहाँ पर छोटे से एरिया की वजह से सिमेट्री डिस्टर्ब हो गई है।
ख्याल से पॉइंट मेरा आपको समझ आ गया होगा भाई, जितनी देर से जो पॉइंट समझाने की कोशिश हो रही है। यस सर। ठीक, Yes, sir. तो अब आप कन्विंस हो इस बात से कि ये जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए है क्योंकि स्फीयर का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। Yes, sir. तो Yes, फिर आप sir. इस बात को भी एग्री कर जाओगे कि अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आती। आती या नहीं आती मुझे नहीं पता, लेकिन सिमेट्री में तो जीरो आएगी। सिमेट्री नहीं है तो क्या होगा मुझे नहीं मालूम अभी, वो बाकी फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। आगे का पॉइंट, ये भी पॉइंट समझ में आ गया कि गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल चार्जेस की वजह से भी आती है। मतलब ये सारे sir. चार्जेस का रिजल्टेंट होता है, सारे चार्जेस का, चाहे वो गॉसियन सरफेस में इनक्लोज किए गए हों या ना इनक्लोज किए गए हों, रिजल्टेंट सबका होगा यहाँ पर। चलिए Yes, जी आगे sir. बढ़ते हैं। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, पोटेंशियल आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑन द सरफेस। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, एंड लास्ट पॉइंट है इनसाइड में पोटेंशियल कितना होगा। तो जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V1 माइनस V2 व्हिच इज डिफाइंड एज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr बिटवीन पॉइंट्स 1 एंड पॉइंट 2। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो आएगी। दैट मींस कोई भी दो पॉइंट्स अगर आप लोगे तो उनमें पोटेंशियल का कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, यानी कि जो पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा वही पोटेंशियल अंदर के किसी और पॉइंट पर होगा, वही पोटेंशियल अंदर किसी और पॉइंट पर होगा। अंदर के जितने भी पॉइंट्स होंगे स्फीयर के, उन सब के लिए वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बराबर मिलेगी आपको, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स होंगे ये सब। और वो कितना होगा? पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड, एनी पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड दिस स्फीयर। तो ये सब सेम पोटेंशियल वाले हैं। यहाँ पर पॉइंट, सेंटर वाला पॉइंट, ये पॉइंट, जितने भी पॉइंट अंदर हैं उन सब में पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, और वो उतनी ही होगी जितनी की सरफेस पर है आपकी। और सरफेस का पोटेंशियल है K टाइम्स कैपिटल Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R। तो इनसाइड का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, पोटेंशियल की वैल्यू K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R। इसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा, तो जितना पोटेंशियल सरफेस पर उतना ही अंदर के हर एक पॉइंट पर मिलेगा। ठीक है? Yes, sir. इंपॉर्टेंट है यार कंडक्टर, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, कंडक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैपेसिटर को समझाने के लिए हेल्प चाहिए होती है। खैर इससे आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो ग्राफिकली अगर आप बात करोगे इनमें ग्राफ कैसे बनेंगे, तो ग्राफ अगर आप ड्रॉ करना चाहोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। पोटेंशियल और आर के बीच में ग्राफ लेंगे तो इनसाइड किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है, तो जीरो से लेकर के टिल कैपिटल आर पोटेंशियल का ग्राफ एक कांस्टेंट ग्राफ आएगा। एंड आफ्टर दैट पोटेंशियल स्मॉल आर के इनवर्स प्रोपोर्शन में जाएगा, यानी कि हाइपरबोलिक ग्राफ। ऐसा ग्राफ होगा पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा ग्राफ होगा यार? अगर हम यहाँ पर ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ अगर प्लॉट करना चाहो तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी अप टू दिस कैपिटल आर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी आपको। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यू हो गई। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड में डिसकंटिन्यूटी आ रही है कैपिटल आर पर, जबकि पोटेंशियल में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, फील्ड में डिसकंटिन्यूटी है। कोई डाउट है भाई? आप बता दो। तो बच्चा ये बेस है, बता रहा हूँ, आगे स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ना है आपको, सब कुछ उसका बेस है टॉपिक ये, इसलिए बार बार मैं
पूछ रहा हूं फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस और ये जो रिजल्ट्स हैं ये सब कुछ याद रखने हैं आपको। अब आगे देखो, एक पॉइंट और आता है, वो आता है इस कंडक्टर की एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी ऑफ दिस कंडक्टर। व्हाट इज एनर्जी ऑफ दिस कंडक्टर? और उसका फिजिकल मतलब क्या होगा, एनर्जी ऑफ कंडक्टर का फिजिकल मतलब क्या होगा, एनर्जी ऑफ कंडक्टर का फिजिकल मतलब। तो अब तो आप एक बात तो समझ गए होंगे, आज के डेट में आप आए दिन मोबाइल चार्ज करते हो, तो क्या चार्ज करने में हमें कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती है? मोबाइल की बैटरी अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो कोई और एनर्जी खर्च नहीं हो रही है आपकी, जिसके लिए Yes. पैसे देने पड़ रहे हैं आपको, यस सर। हो रही है ना? मतलब तो अब तो आप इससे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि किसी भी सिस्टम को चार्ज करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है। यस सर। तो इस हाँ तो इस स्फीयर को अगर हमने कैपिटल क्यू अमाउंट से चार्ज किया होगा, तो ये चार्ज इस स्फीयर पे लाने के लिए हमने कुछ काम किया होगा, कुछ वर्क किया होगा, और वही वर्क हम बोलेंगे स्फीयर की एनर्जी होगी, जिसको इसकी सेल्फ एनर्जी भी कहते हैं। सेल्फ एनर्जी का नाम देते हो सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फीयर, विच इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड। इसको हम सेल्फ एनर्जी का नाम दे रहे हैं, जिसका मतलब है अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड दिस क्यू चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। और क्यों वर्क करना पड़ेगा हमको भाई, क्यों वर्क करना होगा हमें? ये चार्ज स्फीयर के सरफेस पर रखने के लिए वर्क की क्यों जरूरत है हमें? सर क्योंकि बाकी चार्जेस रिपेल करेंगे जब हम लोग नए चार्ज। बिल्कुल, कि जैसे जैसे ये चार्ज होता जाएगा दूसरे चार्जेस को ये आने से रिपेल करेगा। और इसका आंसर कितना होगा? ये तो हो गया फिजिकल लेवल पर कि एनर्जी का मतलब क्या है। बाकी मैथमेटिकल लेवल पर इसका आंसर क्या होगा, एनर्जी ऑफ दिस स्फीयर, जिसको हम सेल्फ एनर्जी का भी नाम दे सकते हैं या फिर पोटेंशियल एनर्जी का भी नाम दे सकते हो। एनर्जी ऑफ स्फीयर, सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फीयर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फीयर, वर्क रिक्वायर्ड टू चार्ज दिस स्फीयर, ये सब एक ही मतलब है। चार अलग अलग नाम है, एनर्जी ऑफ स्फीयर, potential energy of sphere, self energy of sphere, how much work is required to bring capital Q charge on the surface। चारों का एक ही मतलब है। और इसका आंसर क्या बनेगा? कैपिटल यू से डिनोट कर रहा हूं इसको मैं, कैपिटल यू से। क्या आंसर बनेगा ये? तो kq²/2। हाँ, आप लोग को कैपेसिटर का एनर्जी याद होगा, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स अभी आप लोग हो, यस सर। सब लोग, ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हो, तो एटलीस्ट आपको कैपेसिटर के एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा, हाफ CV²। हाफ CV स्क्वायर। और ये रहा इसका कैपेसिटेंस। या एनर्जी का फॉर्मूला चार्ज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, तो एक और फॉर्मूला Q² डिवाइडेड बाय 2C भी लिख सकते हैं, कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला। Yes, sir. तो हम यहाँ पर कैपेसिटेंस पुट कर लेते हैं ना, कैपेसिटेंस की ये वैल्यू पुट कर दो, तो एनर्जी ऑफ दिस स्फीयर विल बी Q² डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. ये मतलब एक कंडक्टिंग स्फीयर का पूरा पोस्टमार्टम हो चुका है, इसके बारे में जो कुछ बताना था वो सब कंप्लीट हो चुका है। इस पर अभी वापस आना है, इसकी जरूरत है मुझे, मतलब ये ध्यान रखिएगा। कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 और पोटेंशियल की वैल्यू सिग्मा इनटू R बाई एप्सिलॉन 0, इन पर मुझे वापस आना है।
वापस ये आना है कि अगर हमारा कोई कंडक्टर आइसोलेटेड तो है लेकिन वो इररेगुलर शेप का है, तो आइसोलेटेड बट इररेगुलर कंडक्टर, मतलब रैंडम शेप का, पोटैटो टाइप का है मान लिया। अब पोटैटो का क्या शेप डिफाइन करोगे आप? आलू खरीद के लाओ तो उल्टे सीधे उनके शेप होते हैं। कोई स्फेरिकल मतलब कोई परफेक्ट शेप है उसमें? अगर आप पोटैटो की बात कर ले, कोई फिक्स नहीं है, उल्टा सीधा ऐसे कहीं से भी कैसे निकला चला जा रहा है। तो इस टाइप का अगर कंडक्टर है जिसका कोई फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है और इसको अगर आप क्यू चार्ज दोगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? और ये है सॉलिड कंडक्टर, ये भी सॉलिड कंडक्टर है, ध्यान रखना है ये सॉलिड कंडक्टर। तो सॉलिड कंडक्टर होगा तो ये चार्ज इसके सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन अब ये यूनिफॉर्म डेंसिटी से नहीं होगा, क्योंकि आइसोलेटेड है बट ज्योमेट्री इसकी स्फेरिकल नहीं है। तो अब हम कह रहे हैं कि इसके सरफेस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी के नहीं होंगे। कहीं पर डेंसिटी ऑफ चार्ज ज्यादा होगी, कहीं पर डेंसिटी ऑफ चार्ज कम होगी। हाँ, एक बात जरूर कॉमन होगी, एक बात हमेशा कॉमन रहेगी, कंडक्टर की 5 प्रॉपर्टीज जो आपको बताई गई थी कल परसों वाली क्लास में, वो वायलेट नहीं होंगी। उनमें एक प्रॉपर्टी थी इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। दूसरी प्रॉपर्टी थी कंडक्टर के अंदर कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल होता है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री के आसपास होगी, 90 डिग्री ही होगी। तो आर्गुमेंट ये दोगे कि अगर आप इसके सरफेस पर कोई पॉइंट ए चूज कर ले, कोई दूसरा पॉइंट बी चूज कर ले, कोई तीसरा पॉइंट यहां पर मान लो सी चूज कर ले, तो इन सब का पोटेंशियल बराबर मिलेगा आपको जब तक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे होंगे। पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स विल बी इक्वल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। और अभी जो हमने पीछे स्फीयर का पोटेंशियल वाला फॉर्मूला पढ़ा है सिग्मा और आर के फॉर्म में, क्या रिजल्ट था वो? अगर आप नोटिस करें जस्ट पीछे, मेरे ख्याल जिसकी जरूरत पड़ेगी मेरे को, मैंने इरेज कर दिया, अभी आप लोग के लिए लिखा होगा। अगर पोटेंशियल का रिजल्ट सिग्मा और आर के फॉर्म में कुछ था हमारे पास, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन। सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन। हाँ, तो इसका मतलब पोटेंशियल दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ चार्ज के ऊपर और कंडक्टर के रेडियस के ऊपर। और इररेगुलर सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं रहता। उसको समझने के लिए ना मैं थोड़ा सा इसको बी को पॉइंटेड दिखा रहा हूं, बी को पॉइंटेड कर दे रहा हूं। तो ऐसा कहा जाता है कि जितना पॉइंटेड सरफेस होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है, और जितना फ्लैटर होता है, जितना फ्लैट सरफेस होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होता है। और जस्ट पीछे जो रिजल्ट था जिसमें ये था कि पोटेंशियल सिग्मा और आर के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, वो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ चार्ज एट पॉइंट ए इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ए must be same as the density of charge at point B into radius of curvature at point B, and same for the point C भी होना चाहिए। और दोनों में से रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका ज्यादा है? ए पॉइंट पर, ए पॉइंट, हाँ राइट, ए पर थोड़ा सा फ्लैटनेस है और बी पर पॉइंटेड है। पॉइंटेड मतलब रेडियस कम होगा, आर ऑफ बी लेस देन आर ऑफ ए। तो इस रिलेशन के हिसाब से आप कहोगे सिग्मा ऑफ बी इज मोर देन सिग्मा ऑफ ए। और अब इसको एक एग्जांपल से भी प्रूव करेंगे। पॉइंट बी पर डेंसिटी ज्यादा है, मतलब जितना पॉइंटेड सरफेस होगा, जितना पॉइंटेड सरफेस वहां पर डेंसिटी ज्यादा,
और जितना फ्लैट सरफेस होगा वहां पर डेंसिटी उतनी ही कम होगी चार्जेस की। और एक पॉइंट, कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी ये भी डिस्कस हुआ है कि कंडक्टर के सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो पॉइंट ए हो चाहे वो पॉइंट बी हो, ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के 90 डिग्री एंगल पे ही मिलेगी आपको। वो चाहे आप पॉइंट ए पर हो चाहे आप पॉइंट बी पर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर 90 डिग्री पे ही एंगल पे आएगी। और अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर कितना होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी पर कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, पॉइंट ए पर एक छोटा सा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, छोटा सा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, कितना छोटा, टैबलेट जैसा, मतलब जो मेडिसिन की टैबलेट आती है उतना। एक छोटा सा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया है, राउंड टैबलेट टाइप का, दवाई जैसा बिल्कुल। उसका एक एंड कंडक्टर के अंदर और एक एंड कंडक्टर के बाहर। जो एंड कंडक्टर के अंदर है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इनसाइड कंडक्टर वाले पॉइंट पर, बिकॉज ये मेटल है और इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो अंदर के पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और जो बाहर वाला एंड है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री एंगल से ऊपर जा रही है। तो ऊपर वाले सर्कुलर सरफेस के लिए, ऊपर वाला ये जो सर्कुलर सरफेस आप देखोगे यहाँ पर, सिलेंडर का ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट, अगर वो डेल्टा ए एरिया का हो तो ऊपर वाले के लिए फ्लक्स लिखा जा सकता है E एट पॉइंट ए बाय डेल्टा ए। और साइड में जो कर्व सरफेस है इसकी कर्व सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर है, यानी सिलेंडर के कर्व सरफेस के पैरेलल है, यानी कि कर्व्ड सरफेस की नॉर्मल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री एंगल पर होगी। कितना फ्लक्स बनेगा कर्व सरफेसेस के लिए, और दीज टू कर्व सरफेसेस 0, यानी ये टोटल फ्लक्स आ गया। और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। और इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है, इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज वो ये वाला चार्ज होगा जो पॉइंट ए वाला पोर्शन है। और ये चार्ज निकालने के लिए, ये कितना चार्ज इसके अंदर है ये पता करने के लिए हमको यहीं पर डेंसिटी ऑफ चार्ज देखनी पड़ेगी। मतलब पूरे कंडक्टर का जो सरफेस हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर है, यहां पर डेंसिटी ऑफ चार्ज और मल्टीप्लाइड बाय एरिया यूज करेंगे, यानी सिग्मा एट पॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ई। बोलो। यस सर। सभी लोग ठीक है, कोई डाउट किसी का? नो सर। नहीं। No, sir. तो इससे क्या समझ आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा सिग्मा एट पॉइंट ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। डेल्टा ए कैंसिल हो जाएंगे। और यही आर्ग्यूमेंट अगर मैं बी पॉइंट पर लगा लूं तो मेरे को ये समझ आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट विल बी सिग्मा एट बी अपॉन एप्सिलॉन 0। अभी पीछे स्फीयर वाले में क्या आंसर आया था आपका? स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा के फॉर्म में क्या थी? सिग्मा बाय अपॉन एप्सिलॉन। अभी भी वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि स्फीयर वाले केस में सिग्मा की वैल्यू पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्म थी, और अब यहां पर डेंसिटी ऑफ चार्ज कुछ और है,
यहाँ पर डेंसिटी ऑफ चार्ज कुछ और है, बट फॉर्मूला अभी भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। मतलब जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर कितनी डेंसिटी है वो यूज कर लीजिए। आपको बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो बी पॉइंट की डेंसिटी काम करेगी। पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सी पॉइंट की डेंसिटी यूज करेंगे। फॉर्मूला अभी भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर, चाहे वो रेगुलर सरफेस हो चाहे वो इररेगुलर सरफेस हो, किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगी। एनी सरफेस, रेगुलर या इररेगुलर, ऑन द सरफेस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बट सिग्मा की वैल्यू सरफेस के एक पॉइंट से सरफेस के दूसरे पॉइंट पर डिफर कर सकती है, डिफरेंट हो सकती है, डिपेंडिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर के हिसाब से। पोटेंशियल डिफर नहीं कर सकता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होने का मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में चले जाओगे आप, ओम्स लॉ पे आ जाएंगे, और हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला केस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कभी भी नहीं आएगा बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस, चाहे ये रेगुलर कंडक्टर हो चाहे ये इररेगुलर कंडक्टर। हो गया ये पॉइंट भी क्लियर, या इसमें कुछ किसी पॉइंट पर कंफ्यूजन है कोई? ओके कर दे तो फिर बढ़ जाए हम लोग आगे इसमें यार। यस सर। यस यस सर। सर यस बताओ अच्छा पूछो। सर ये पॉइंट ए के जस्ट मतलब ऊपर अगर सिर्फ जो एलिमेंटल एरिया ए है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो क्या उसको कह सकते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा? बिल्कुल 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 कहेंगे। और बहुत ही बढ़िया और पॉइंट, बाकी बहुत ही बढ़िया पॉइंट। हाँ कुछ लोग आप में बाकी से, जो बचे हाँ पूछो पूछो पूछ लो, आप डाउट पूछ लो पहले। सर उसको छोड़ के बाकी जो चार्ज मतलब बचेगा उनकी वजह हाँ। से भी मतलब वही होगा, बस डायरेक्शन ऑफ नहीं डायरेक्शन भी वही होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। हाँ देखो बच्चे एक बार बताओ, ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाए हैं ये कौन सा लॉ यूज करके ला रहे हैं? अभी ये जो गॉस गॉस लॉ। और अभी इसके पीछे जो हम लोगों ने करीब आधे घंटे का अपना आर्गुमेंट किया, उस आर्गुमेंट पे हमने क्या प्रूफ किया कि गॉस लॉ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसमें किन किन चार्जेस का कंट्रीब्यूशन होता है? टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज। फील्ड में सारे चार्जेस। सारे इसका मतलब यहाँ जो आंसर आ रहा है वो इस कंडक्टर के सरफेस पर जितने भी चार्ज हैं उन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट आ रहा है यहाँ पर। यस सर। हाँ जी, ये बड़ा अजीब सा है, मतलब गॉस लॉ एक्चुअली फॉर्मूले के बियॉन्ड जाके देखोगे ना तो अजीब ही है बिल्कुल। वो ये कह रहे हैं कि ए के जस्ट आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहां की डेंसिटी ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगी, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन सब का रिजल्टेंट। बड़ी अजीब सी बात है, सारे चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट इस पॉइंट पर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। सर हाँ जी पूछो। तो इनकेस अगर सेंटर पे निकालना तो क्या वही फॉर्मूला रहेगा? नहीं बच्चा देखो एक, हाँ वही रहेगा। नहीं इनका डाउट ये था कि अगर मैं पॉइंट ए पर एक छोटा सा एरिया चूज कर लूं, बहुत छोटा सा एरिया डेल्टा ए का, मतलब पॉइंट ए पर एक छोटा सा पैच बनाऊं, छोटा सा पैच, और अगर मुझे ये पूछा जाए कि इस पॉइंट पर इस छोटे से पैच की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यस सर। तो लोग एक्चुअली इनको गलत समझ लेते हैं। सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, बट that is not because of this patch. Sigma A by epsilon naught electric field at this point is not only due to this patch, that is the electric field by this patch and the remaining charge.
मिला करके, दोनों मिला करके सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएंगे यहाँ पर। अकेला ये पैच कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा? सिर्फ ये वाला पैच। तो सिर्फ ये वाला पैच अगर आप लोगे और उस पर सिग्मा ए डेंसिटी का चार्ज है और जस्ट आउटसाइड हो, जस्ट आउटसाइड, तो ये इनफाइनाइट सरफेस की तरीके से काम कर जाएगा। किसी कितना ही छोटे सरफेस के जस्ट आउटसाइड अगर आप चले गए तो आप इनफाइनाइट सरफेस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इनफाइनाइट सरफेस के फॉर्मूले के हिसाब से ये आएगा सिग्मा ए डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0 इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द इनफाइनाइट सरफेस ऑफ चार्ज। यानी ये छोटा सा टुकड़ा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और बाकी का पूरा कंडक्टर मिल करके वो भी इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ताकि टोटल वैल्यू हमारे गॉस लॉ से आने वाले आंसर से मैच कर जाए। अच्छा, आपका डाउट हो गया क्लियर, जो आपका क्वेरी था? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो जब आपने ये क्वेरी पूछ ही ली है ना, जब ये क्वेरी आपने पूछ ही ली है तो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, एक स्टेप और आगे। ये छोटा सा टुकड़ा जस्ट इनसाइड पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा? जस्ट इनसाइड पर तो वही सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन नीचे डाउनवर्ड होगा। सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और बाकी लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है इस पॉइंट पर। ये दिस इज बाय पैच, ये छोटा सा पैच जो लेंगे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर भी सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जो मैं लिख रहा हूं, ऊपर की ये लाइन हटाने दो पहले, ये भी हटा रहे, ये भी बाय दैट स्मॉल पैच। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है? पहले इसको भी हटा दे रहे हैं, ये सब हटा करके बताओ, ये दोनों बातें समझ आ रही है? ये जो छोटा सा पैच आप देख रहे हो, ये जस्ट आउटसाइड और जस्ट इनसाइड पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ पर? तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट प्लेन की वजह से जो इनफाइनाइट सरफेसेस वाला, ठीक। यस सर। अब जो बाकी का स्फीयर है, इस पैच के अलावा जो बाकी का कंडक्टर है पूरा, वो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? ये जानते हुए कि यहां पर टोटल वैल्यू 0 आनी चाहिए और यहां पर टोटल वैल्यू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। बाहर टोटल वैल्यू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट आनी चाहिए और अंदर टोटल वैल्यू 0 आनी चाहिए। ये जानते हुए अब आप बताओ कि बाकी का स्फीयर यहाँ और यहाँ पर किस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा? सर ऊपर की तरफ करेगा सिग्मा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन आउटवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो अंदर में जब मुझे ये पता है कि ये मेटल है और अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो जितना इस पैच ने डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करा है, इसी के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दे। यस सर। और वो सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा बाय रेस्ट ऑफ कंडक्टर। ठीक है ये चीज। और आउटसाइड भी यही होगा, आउटसाइड भी सिग्मा ए डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा बाय रेस्ट ऑफ कंडक्टर। अब अंदर इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप निकालोगे तो इनसाइड पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन जाएगी? 0। और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो आउटसाइड में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन जाएगी? सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि गॉस लॉ से भी निकाला गया था।
अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा इसमें, और पूछना क्या है बोलो, इस डेल्टा ए वाले पैच पर बाकी का कंडक्टर कितना फोर्स लगा रहा होगा? फोर्स ऑन पैच बाय रेस्ट ऑफ कंडक्टर। तो पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में आपको ये बात समझा दी गई थी कि फोर्स चार्जेस नहीं लगाते, एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है। तो सिग्मा फोर्स, ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा ए डेल्टा ए। हाँ, फोर्स ऑन पैच, तो वो रेस्ट ऑफ कंडक्टर का चार्ज लगाएगा या रेस्ट ऑफ कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड? देखोगे आप, इलेक्ट्रिक force on patch will be due to electric field by the rest of the conductor. And कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट ऑफ द कंडक्टर का? रेस्ट ऑफ द कंडक्टर की 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और जिसके ऊपर फोर्स निकालना है उसका चार्ज सिग्मा ए डेल्टा है। हाँ, तो सिग्मा ए इंटू डेल्टा ए कर लीजिए, इसको डेल्टा एफ कह लीजिए। और किधर की तरफ होगा फोर्स? ये एक चीज ध्यान दो, रेस्ट कंडक्टर की, रेस्ट ऑफ द पार्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड में कंटिन्यूटी है, रेस्ट पार्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड में कंटिन्यूटी। बहुत अजीब सी बात है ये। जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका जस्ट अंदर है वही इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड है, मतलब ये कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पर, सेम वैल्यू बाहर है, सेम डायरेक्शन बाहर है, बट पैच का इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यू नहीं है, जस्ट आउटसाइड ऊपर है और जस्ट इनसाइड वो नीचे है। तो क्योंकि रेस्ट पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर है और पैच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो फॉर्मूला F इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय E के हिसाब से अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स देख रहे हो तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही डायरेक्शन फोर्स की भी होगी। तो रेस्ट पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है और हम पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये फोर्स बाहर लगेगा, कंडक्टर से बाहर की तरफ। मतलब ये इस पैच को अंदर पुल करेंगे या बाहर की तरफ पुश कर दें इसको, मतलब ये जो नेचर ऑफ फोर्स आएगा उसके हिसाब से। ये वाला पोर्शन अंदर जाना चाहता है या बाहर फैलना चाहेगा? यहाँ पर बाहर जाना बाहर जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि इस पैच पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। आप भाई बलून में हवा भरते हो तो अंदर प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से वो एक्सपैंड होता है। तो कोई भी चीज की टेंडेंसी अगर एक्सपैंड करने की हो रही है तो हम ये कहते हैं कि उसके अंदर प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है। और कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं अगर कोई पूछे, डेल्टा बाय डेल्टा है। प्रेशर ऑन डेल्टा ए एरिया अगर कैलकुलेट करना हो तो कितना हुआ? ये सिग्मा ए स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, यानी सिग्मा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0। और इसी को एक नाम भी दे दोगे आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का नाम दे दिया, बिकॉज ये सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से हो रहा है, तो इसका नाम दे दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन दिस एरिया। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वैक्यूम में कोई कंडक्टर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो फिर ये प्रेशर बैलेंस कौन करेगा?
कंडक्टर की जो वॉल्स होंगी ना वो भी तो मेटालिक होंगी ना, तो उनके अंदर रीस्टोरिंग इलास्टिक फोर्सेस आएंगी, उनकी इलास्टिसिटी बैलेंस करेगी इसको, टेंशन फोर्सेस जिसको कहते हो। ओके जैसे एक बार बताइए, बलून में हवा भरते हैं तो अंदर की एयर के प्रेशर को कौन बैलेंस कर रहा होता है? बैलून वॉल्स की बलून टेंशन का और बाहर का प्रेशर। बाहर का एटमॉस्फेयर मान लेते हैं, और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है, अंदर के प्रेशर के कंपेयर में बाहर का प्रेशर बहुत कम होता है। मेनली बैलेंस कर रहा होता है उसको बलून की इलास्टिसिटी, उसका सरफेस टेंशन। ओके सर। है ना बच्चे? खैर, ये आया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इसमें खास बात क्या है? खास बात देखो क्या है। यहाँ पर जब प्रेशर फाइंड किया था तो इसमें सिग्मा ए आ रहा है। अगर मैं प्रेशर एट बी पॉइंट निकालूंगा, प्रेशर एट द बी पॉइंट, प्रेशर एट बी पॉइंट अगर मैं निकालूं तब भी यही फॉर्मूला आएगा। क्या चेंज आएगा उसमें पता है? सिग्मा प्रेशर बी एट पॉइंट स्क्वायर बी, सिग्मा बी स्क्वायर होगा। प्रेशर एट पॉइंट सी निकालोगे, सिग्मा सी स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये एक तरीके से जनरलाइज फॉर्म है। At any point, electrostatic pressure will be sigma square upon 2 epsilon naught। जिस पॉइंट पर प्रेशर निकालना है, डेंसिटी उस पॉइंट की यूज कर लेंगे। लिख लिया हो तो आगे बढ़ जाए यार। हाँ सर। सर नीचे नोट हो गई हो, आप लोगों ने कर लिया हो, जो अपने हिसाब से नोट्स बना लिए हो, तो आगे बढ़े। सो 1 मिनट। जो भी आप लिखना चाहो या रिपीट करना है कुछ तो बताओ, क्योंकि अब ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हो आप इस समय। नोट कर लिया बच्चे? यस सर। यस सर। अब आप एक बार बताओ, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला जनरलाइज है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक जनरलाइज फॉर्मूला है, चाहे कंडक्टर रेगुलर हो चाहे कंडक्टर इरेगुलर हो। और इसके ऊपर क्वेश्चन ना बहुत अच्छे आएंगे। मतलब एडवांस में क्या होता है, इस टॉपिक को मर्ज कर देते हैं सरफेस टेंशन से, तो फ्लूइड मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉम्बिनेशन बन करके आते हैं क्वेश्चंस। वो ये कह रहे हैं कि कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है, मान लो स्फेरिकल कंडक्टर, और वो भी आइसोलेटेड, विच मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यूनिफॉर्म है इसके ऊपर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो गया, रेडियस इसका आर मान ले, और सिग्मा की वैल्यू हम चार्ज के फॉर्म में लिख सकते हैं, चार्ज डिवाइडेड बाय इसका एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहां पर क्या केस बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हुई, वो कंडक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। जैसे एयर का प्रेशर एक्सर्ट होता है, लिक्विड का प्रेशर एक्सर्ट होता है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। ऐसे ही किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर पर प्रेशर एक्सर्ट होगा, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है। जैसे भी कंडक्टर हो, अगर आपने उसमें चार्ज दे दिया है तो कंडक्टर के सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट होना फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक में आता है। तो अगर हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज दिया है तो प्रेशर एक्सर्ट होना ही होना है इसके ऊपर। और कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा यहाँ पर,
अगर हम प्रेशर एक्सर्शन की बात करें तो कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा अगर इसका क्वेश्चन पूछे। सिग्मा स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर बाई, और यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ है, वो सबके लिए कॉमन है, किसी भी कंडक्टर के लिए, चाहे वो सिलिंड्रिकल कंडक्टर हो, स्फेरिकल कंडक्टर हो, रेगुलर इररेगुलर कैसा भी कंडक्टर हो, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का जनरलाइज कंसेप्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पर लगेगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के फॉर्मूले से। सिर्फ स्फीयर में आपको एक एडवांटेज ये मिल जाएगा, स्फीयर में एडवांटेज ये मिल जाएगा क्योंकि आइसोलेशन है और स्फेरिकल है, तो सिग्मा की वैल्यू पूरे सरफेस में चारों तरफ एक जैसी होगी। तो जितना प्रेशर इस तरफ एक्सर्ट होगा उतना ही प्रेशर बाकी के पॉइंट्स पर भी एक्सर्ट होगा, मतलब यूनिफॉर्म होगा, प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं ज्यादा प्रेशर लग रहा हो कहीं कम लग रहा हो, यहाँ पर भी सेम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर भी प्रेशर की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इस पॉइंट पर भी प्रेशर की वैल्यू उतनी ही रहेगी, प्रेशर वेरिएशन नहीं होगा इसमें। और जब ऐसा होगा कि प्रेशर वेरिएशन नहीं है इसके अंदर, तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछते हैं और ऑलरेडी जेईई में पूछा जा चुका है कि इस कंडक्टर के हाफ पार्ट पर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से टोटल कितना फोर्स लगा होगा। टोटल फोर्स ऑन द राइट हेमीस्फीयर, टोटल फोर्स ऑन द राइट हेमीस्फीयर और लेफ्ट हेमीस्फीयर कितना होगा यहाँ पर। टोटल फोर्स ऑन दिस राइट हेमीस्फीयर कह लीजिए, या टोटल फोर्स ऑन द लेफ्ट हेमीस्फीयर कह लो, या टोटल फोर्स ऑन द अपर हेमीस्फीयर या लोअर हेमीस्फीयर, कुल मिलाकर के आधे स्फीयर पे कितना फोर्स लगेगा, ये क्वेश्चन है। सर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई आर स्क्वायर। नहीं जी, सिर्फ पाई आर स्क्वायर। हाँ सर, पाई आर स्क्वायर। फोर्स ऑन हेमीस्फीयर जब निकालेंगे ना किसी भी हेमीस्फीयर पे, तो फोर्स प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया जरूर होता है, लेकिन ये भी अपने आप में फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट है कि किसी कर्व सरफेस पर, किसी भी कर्व सरफेस पर अगर प्रेशर यूनिफॉर्म हो तो आप उसका कर्व सरफेस एरिया नहीं लेते। अगर प्रेशर यूनिफॉर्म है तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया यूज ना करके एक नया वर्ड यूज करते हैं जिसको कहा जाता है प्रोजेक्टेड एरिया। और प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है? अगर हम हेमीस्फीयर की बात करें तो ये साइड इसकी कर्व सरफेस है। अगर आप हेमीस्फीयर की बात करो तो ये साइड इसका कर्व सरफेस है, लेकिन सामने इस हेमीस्फीयर को कवर करने के लिए जो सर्किल बनेगा, इसका हेमीस्फीयर को कवर करने के लिए ये जो सर्किल बनेगा, ये सर्किल कहलाता है इसके लिए प्रोजेक्टेड एरिया, और ये कहलाएगा इसका कर्व एरिया। तो प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करना है, बट नॉट बाय द कर्व एरिया, बाय द प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब हेमीस्फीयर का ये जो सर्कुलर पोर्शन आएगा, जिसको ऑप्टिक्स में उसका अपर्चर भी कहते हो। लेंसेज के केस में इसकी जगह पर हम अपर्चर वर्ड यूज करते हैं। यानी कि आंसर लिखा जाएगा सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय ओनली पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा इसमें। ये नया कंसेप्ट है, हो सकता है पहले से ना पता हो, कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग हो सकता है 11th 12th इंटेंसिटी ऑफ लाइट में भी पढ़ा था।
हाँ उसमें भी होगा, मतलब अब पढ़ा है तो ठीक है, पॉइंट होता है ना, याद नहीं आता जल्दीबाजी में, एग्जाम टाइम पर ना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सिग्मा की ये वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। लिख लिया इसे, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इरेज कर दे, Yes, हटा हाँ सर। हटा दे। Yes, sir. यस सर। ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए है। न्यूट्रल स्फीयर और नियर अ पॉइंट चार्ज, न्यूट्रल स्फीयर नियर अ पॉइंट चार्ज, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज है पूरी, मतलब इसके कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो हर मतलब सिर्फ फॉर्मूले वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको, ये गलती लोग करते हैं, लोग मिस्टेक क्या कर लेते हैं, उनको लगता है कि बस हम इस किताब से उस किताब से फॉर्मूले लिख लेंगे तो मेरी जेई की तैयारी हो गई। नहीं होता उससे, वो तैयारी होती है, मेरे को तैयारी होती है 80 परसेंटाइल वाली, 75 परसेंटाइल वाली, 85 परसेंटाइल वाली, 99 परसेंटाइल वाली तैयारी फॉर्मूले से नहीं होगी। न्यूट्रल स्फीयर, कोई चार्ज नहीं दिया इसको मैंने, लेकिन इसके बाहर हमने एक पॉइंट चार्ज रखा है, या कोई और चार्ज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पॉइंट चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो सकता है। पॉइंट चार्ज तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, लाइन चार्ज भी हो सकता है, रिंग भी हो सकती है, डिस्क भी हो सकता है। तो आपको समझना इस तरीके से है कि कोई चार्ज है, कैसा भी चार्ज हो सकता है, और उसके सामने आपने एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर लिया है, न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर ऐड कर दे रहा हूं, न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर है। देखो हमको एक बात ये पता है कि अगर सिर्फ चार्ज होता, अगर सिर्फ पॉइंट चार्ज होता और आसपास कोई स्फीयर ना होता, सिर्फ एक पॉइंट चार्ज होता और आसपास कोई स्फीयर नहीं होता अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली होता ना, ऐसे तो बनाते हैं आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिंगल पॉइंट चार्ज की। यस सर। ठीक, अब अगर यहाँ पर कोई मेटेलिक स्फीयर लाते हैं तो क्या इन लाइंस पर कोई फर्क पड़ेगा? कल की क्लास में आपसे Yes, कहा sir. गया था, सर, कल की क्लास में आपसे कहा गया था कि मेटेलिक स्फीयर पर चार्ज इंड्यूस होने के बाद वो डाइपोल बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज Q रखें और उसके सामने एक मेटेलिक स्फीयर को लेकर के आए जो अनचार्ज है, न्यूट्रल है, बट फिर भी ये डाइपोल बन जाएगा। डाइपोल भी तो न्यूट्रल ही होता है ना, डाइपोल भी तो एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, जितना माइनस चार्ज उतना प्लस चार्ज है उसमें। तो न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकती है या नहीं कर सकती है? कर सकती है। कर सकती है, कर सकती है। डाइपोल एग्जांपल है। तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से ये एक ऑब्वियस सी बात है कि इस मेटेलिक सरफेस की लेफ्ट साइड पर नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे और राइट साइड पर इस स्फीयर के पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों का असर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहले रेडियली आउटवर्ड स्ट्रेट लाइन दिखा रहे थे, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले आप स्ट्रेट लाइन दिखा रहे थे, अब उनमें फर्क आएगा
क्योंकि हमें उस बात का ध्यान रखना है कि मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करोगे, अब अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्लॉट करें तो ये बिल्कुल सीधी लाइन दिखाएंगे जो इसके सेंटर की तरफ जाएगी, बिकॉज ये 90 डिग्री। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले हम रेडियली आउटवर्ड दिखा रहे थे, तो अगर हम रेडियल लाइंस अभी भी ड्रॉ कर देंगे ना, तो ये प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। क्या यहाँ पर हम 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं? नो सर। नो सर। नहीं बना। तो अब आप इन लाइंस को मॉडिफाई करोगे, जिसका क्या मतलब हुआ? लाइंस को मॉडिफाई करने का मतलब क्या हुआ? सर सुपरपोजिशन और डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इसका मतलब ये स्फीयर अपने आउटर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा या नहीं करेगा? यस सर। हाँ सर। क्योंकि अगर ये स्फीयर बाहर के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट कर रहा होता तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को चेंज करने की जरूरत नहीं थी मुझे। बट अगर मैं उसको चेंज ना करूं तो मैं दूसरे स्टेटमेंट को वायलेट कर जा रहा हूं कि कंडक्टर के सरफेस पर 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा। सर मतलब चार्ज की वजह से स्फीयर भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और चार्ज का है ही। चार्ज का तो है ही, इस पे क्या प्रॉब्लम है? ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ही करेगा। ये न्यूट्रल स्फीयर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा क्योंकि अब ये डाइपोल बन गया और ये अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बाहर भी प्रोड्यूस करेगा। कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी यहाँ पर। ये डॉटेड करके मैं सेंटर की तरफ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप ये समझ जाओ कि ये सब 90 डिग्री एंगल्स पर लाइंस गिर रही है और इधर की तरफ आउटवर्ड टाइप दिखा देगी एक लाइन। सर जिधर प्लस चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है उधर से तो रेडियली आउटवर्ड्स ही होंगी। नहीं, उधर से भी दिखा रहे हैं, इधर से भी रेडियली आउटवर्ड नहीं होंगी भाई, ये भी ऐसी ही निकलेंगी। 90 डिग्री पर निकल कर रेडियल नहीं होंगी, कर्व लाइंस होंगी वो सब। यस। ऐसे दिखा रही, ये सब 90 डिग्री पर आप दिखाओगे बाहर आता हुआ। ठीक है। ठीक है, इसको हटा दे रहे। ये डायग्राम बस आपको समझाने के लिए था कि ये मतलब अगर यहाँ टेंजेंट बनाएंगे तो वो स्फीयर की सेंटर से जाएंगे, ये सिर्फ इस बात को समझाने के लिए था। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर। वो ये कि इस मेटल के अंदर हमने कोई पॉइंट P चूज किया, एनी पॉइंट P इनसाइड दिस मेटल। वो कहीं भी हो सकता है, कहीं पे भी। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सर। ये पॉइंट P हम यहाँ भी चूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी चूज कर सकते थे, कहीं पर भी ले सकते थे। और ये पॉइंट P बाहर वाले चार्ज से कुछ डिस्टेंस होगा इसका। बाहर वाले चार्ज के साथ इस पॉइंट P वाले चार्ज पॉइंट P का सम डिस्टेंस है, उसको मैं D से डिनोट कर दे रहा हूं, D से। और जो स्फीयर का सेंटर है, स्फीयर का सेंटर वो बाहर वाले चार्ज से, सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम द आउटसाइड चार्ज, इसको मैं X सिंबल से डिनोट कर दे रहा हूं। ये डिस्टेंस X मान लेते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट चार्ज से बाहर स्फीयर का सेंटर का डिस्टेंस X हो गया। अंदर जो पॉइंट P लिया वो D डिस्टेंस पे लिया। ठीक है। और अंदर वाला पॉइंट स्फीयर की सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से अंदर वाला पॉइंट R डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे। ठीक है, क्लियर है? मतलब इंफॉर्मेशन क्लियर हुई आपको? यस सर। यस सर। चलिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट P पर ये स्फीयर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा? पहला क्वेश्चन, पॉइंट P पर
स्फीयर की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? KQ/d²। यस सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ स्फीयर, ये क्वेश्चन है। हाँ, और ये हमें पता है, आंसर सही है, ये हमें पता है कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यस सर। और नेट किसके बीच में? नेट मतलब रिजल्टेंट किन का निकाले? तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले चार्ज की वजह से यहां पर आएगी, और बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो प्लस माइनस मतलब डाइपोल की वजह से आएगी, और रिजल्टेंट 0 होना है। तो यही तो मतलब हुआ यार, कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर का चार्ज Q इस पॉइंट P पर जनरेट कर रहा होगा, उसी के इक्वल और अपोजिट स्फीयर के इंड्यूस्ड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहां पर, और तभी इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P बाय दिस स्फीयर is same as the electric field by the outside charge। सर रिजल्टेंट 0 क्यों होगा? कंडक्टर के अंदर है भाई, मेटल के अंदर। आप फिर वो 5 पॉइंट्स बार बार भूल जा रहे हो। प्रॉब्लम कोई भी आ जाए, मेटल के अंदर के पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही रखनी है आपको। तो बाहर वाला चार्ज Q इस पॉइंट P पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, KQ/d² बाय एक्सटर्नल चार्ज। तो ये स्फीयर इसको कैंसिल करेगा इस तरफ, यानी इधर भी KQ/d² की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बट ये स्फीयर की वजह से होगी। आप भैया 5 पॉइंट एक जगह लिख लो यार, मैंने बोला बार बार वो 5 पॉइंट भूल जा रहे हैं, कि वजह से दिक्कत हो रही है। दूसरा, पॉइंट P पर स्फीयर की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा? इस स्फीयर की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल की वैल्यू, दूसरा क्वेश्चन, पॉइंट P पर पोटेंशियल बाय दिस स्फीयर। सर V सरफेस माइनस KQ/d। अब सरफेस का तो पता नहीं, ये KQ/x - r। KQ/x - r, ये कैसे बचे? सर जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल अंदर कहीं भी होगा किसी पॉइंट पर, सरफेस पे कैपिटल Q की वजह से निकाल लिया। नहीं तो सर, क्या डाइपोल की वजह से पोटेंशियल नहीं निकालोगे, सिर्फ इसकी वजह से ही निकालोगे? भाई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है, डाइपोल पोटेंशियल भी जनरेट करता है, ये बात को आपको भूलना नहीं है। तो सर KQ/x होगा, फिर सेंटर पे डाइपोल की वजह से 0 हो जाएगा पोटेंशियल। ये कह सकते हो कि एक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पे ही 0 होती है, और तो अगर सुनो, अगर आप सेंटर पॉइंट पर बात करिए, सेंटर पॉइंट पर, एट द सेंटर पॉइंट, तो डाइपोल का पोटेंशियल उसके सेंटर पे कितना होता है, आप याद करो। पोटेंशियल बाय द डाइपोल एट द सेंटर पॉइंट 0 0 होता है। 0। तो सेंटर पर सिर्फ बाहर वाले चार्ज का पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल सेंटर पॉइंट पर सिर्फ बाहर वाले चार्ज का होगा, क्योंकि सेंटर डाइपोल का मिड पॉइंट है, और किसी भी डाइपोल के मिड पॉइंट पर पोटेंशियल बाय द डाइपोल की वैल्यू 0 होगी। तो बाहर वाले चार्ज का पोटेंशियल सेंटर पे निकाल सकते हैं।
अब इसके आगे प्रॉब्लम क्या है, जितना पोटेंशियल सेंटर पे है उतना ही पॉइंट पी पर भी होना चाहिए फिर, क्योंकि ये दोनों पॉइंट मेटल के अंदर हैं और इनसाइड मेटल पोटेंशियल कांस्टेंट चलना चाहिए। तो जो भी पोटेंशियल की वैल्यू सेंटर पे आ रही है उतना ही पोटेंशियल पॉइंट पी पर भी होना चाहिए। Yes, sir. लेकिन पॉइंट पी पर डाइपोल का भी पोटेंशियल होगा और पॉइंट पी पर बाहर वाले चार्ज का भी पोटेंशियल होगा। मतलब कि पोटेंशियल एट दिस पॉइंट पी बाय द एक्सटर्नल चार्ज एंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट पी बाय दिस डाइपोल। तो पोटेंशियल एट पी बाय द स्फीयर प्लस पोटेंशियल बाय द एक्सटर्नल चार्ज, और एक्सटर्नल चार्ज उस पॉइंट पी से डी डिस्टेंस पे है। और टोटल पोटेंशियल पॉइंट पी पर और टोटल पोटेंशियल पॉइंट सी पर बराबर होने चाहिए। दोनों पॉइंट मेटल के अंदर हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हो नहीं सकता इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। तो जो सेंटर पर पोटेंशियल निकाला है के क्यू बाई एक्स, उससे इसको कंपेयर करेंगे। मतलब कुल मिला के हो ये रहा है कि ये जो डाइपोल बन रहा है ये अंदर के किसी भी पॉइंट पर बाहर के चार्ज का अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये डाइपोल अंदर के किसी भी पॉइंट पर उतना ही पोटेंशियल जनरेट करेगा जो बाहर के चार्ज के पोटेंशियल से ऐड होने के बाद सेंटर वाले पोटेंशियल से मैच कर जाए। किसी भी पॉइंट पर डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रही होगी, और किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल बाय डाइपोल एंड पोटेंशियल बाय आउटसाइड चार्ज का टोटल सेंटर वाले पोटेंशियल से मैच कर रहा होगा, बराबर आना चाहिए। सर एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से समराइज कर दीजिए एक बार में। मैं वही समराइज कर रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं। हमारा क्वेश्चन ये था कि इस स्फीयर की वजह से अंदर के पॉइंट पी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और कितनी पोटेंशियल आएगी बाय दिस स्फीयर। क्वेश्चन ये था, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विल बी क्रिएटेड बाय दिस स्फीयर एट दिस पॉइंट पी। तो उसका ही आंसर दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द स्फीयर एट पॉइंट पी is equal and opposite to the electric field by outside charge. पहले आप इतना समझ लो फिर बता रहे क्या है, इतना एक स्टेटमेंट लिख लो फिर बता रहे क्या है। सर एक बार फिर से बोल दिए। At this point P, electric field by the sphere will be equal and opposite to the electric field of outside charge. आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, शायद इसको ही इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कहा गया है कि मेटल जो होता है बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट अंदर जीरो कर देता है। आ गया सर। ये नाम सुना है आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाला कंसेप्ट? यस हाँ सर। किसी भी बाहरी Yes, sir. चार्ज, किसी भी बाहर के चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि
उस बाहर वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को मेटल का इंड्यूस चार्ज कैंसिल कर देता है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ पाती। जिसका क्लियर एविडेंस जब आप किसी लिफ्ट में जाते हो जिसकी मेटालिक डोर्स होती हैं, जब डोर पूरा बंद हो जाता है लिफ्ट का, मोबाइल सिग्नल्स बंद हो जाते हैं अंदर। स्पेशली ऐसा लिफ्ट जिसके चारों तरफ मेटल लगे हो ना, तो अंदर नॉर्मली नेटवर्क वीक हो जाते हैं। यस सर। तो मोबाइल नेटवर्क भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है, और क्या है वो। यस सर। इनसाइड मेटल वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। बाहर की तरफ लिफ्ट से बाहर आ जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, लिफ्ट के अंदर नहीं मिलेगी। और ये सिर्फ स्फीयर और पॉइंट चार्ज के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, इस बात को समझने के लिए, आपको इस बात को और ज्यादा कन्विंस करने के लिए ये सोचो, मैं स्फीयर लूं और उसके आउटसाइड, स्फीयर के आउटसाइड मैंने एक डाइपोल रखा हुआ है। स्फीयर के आउटसाइड एक डाइपोल है जिसका मूवमेंट p है और स्फीयर का सेंटर पॉइंट डाइपोल से x डिस्टेंस पे है। तो ये डाइपोल यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? मैंने कहा था कि बाहर का चार्ज पॉइंट की बजाय कोई और भी ले सकते हो, तो अगर हम बाहर पॉइंट की बजाय डाइपोल रख लें तो ये डाइपोल सेंटर पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा? तो अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डाइपोल का फॉर्मूला याद करना होगा, 2kp/x³। 2kp/x। 2kp/x³। अब स्फीयर का काम क्या है? इसको खत्म करने का। और ये चीज कैसे होगी? स्फीयर फटाफट अपने ऊपर एक चार्जेस को इंड्यूस कराएगा और ये इंड्यूस चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म करने के लिए अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द स्फीयर विल आल्सो बी 2kp/x³। यही मैं बोल रहा हूं यहां पर आपको। अभी क्लियर हुआ कि अभी भी कोई डाउट बन रहा है आपका ये कि स्फीयर यहां क्या काम कर रहा है? क्लियर है सर। ठीक है। अब यस सर। यस सर। अब पोटेंशियल की बात करो तो पोटेंशियल की बात करें तो क्या कह रहे हैं? बाहर का चार्ज सेंटर पर कितना पोटेंशियल जनरेट करेगा? तो ये तो डिपेंड करता है कि बाहर चार्ज कैसा है। तो बाहर डाइपोल है, इस डाइपोल का स्फीयर के सेंटर पर कितना पोटेंशियल आएगा? तो मुझे डाइपोल के पोटेंशियल का फॉर्मूला चाहिए और वो होता है k × p/x²। तो ये डाइपोल का पोटेंशियल है सेंटर पे। इसकी वैल्यू बराबर आनी चाहिए सेंटर के अलावा किसी और पॉइंट पे अगर हुआ, सेंटर के अलावा किसी और पॉइंट पर, मान लो ए पॉइंट पर, तो इट इज पोटेंशियल एट ए ड्यू टू डाइपोल प्लस पोटेंशियल एट ए ड्यू टू स्फीयर। ये मैं दूसरा स्टेटमेंट था मेरा। हमने सेंटर पर स्फीयर का पोटेंशियल कंसीडर नहीं किया हुआ है और उसके पीछे का रीजन क्या है? यहां पर स्फीयर का पोटेंशियल कंसीडर क्यों नहीं किया जा रहा है? ये पॉइंट क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे 0 होता है। हाँ राइट, ये डाइपोल का मिड पॉइंट है, यहां पर डाइपोल का पोटेंशियल आता ही नहीं है। तो यहां पर सिर्फ बाहर वाले चार्ज का पोटेंशियल होगा, लेकिन इसके अलावा किसी और पॉइंट पर बाहर के चार्ज का पोटेंशियल भी होगा, स्फीयर का भी पोटेंशियल आएगा, लेकिन टोटल पोटेंशियल की वैल्यू, नेट पोटेंशियल की वैल्यू इन दोनों पॉइंट पर अलग अलग नहीं हो सकती।
अब क्लियर है ये चीज? Yes, sir. यस सर। यस सर। ये है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रल स्फीयर व्हेन देयर इज सम चार्ज आउटसाइड इट। न्यूट्रल स्फीयर के बाहर अगर कोई चार्ज रखते हो, मे बी पॉइंट चार्ज, मे बी डाइपोल, मे बी लाइन चार्ज, मे बी इनफाइनाइट डिस्क रख दें, रिंग पुट कर दें, कैसा भी चार्ज रख दें, तो नेचर इसका यही होगा। जो भी फील्ड बाहर वाले चार्ज की वजह से बनेगी अंदर, स्फीयर उसको खत्म करेगा। पोटेंशियल में ये काम नहीं होता। पोटेंशियल में क्या होता है, बाहर वाले चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल सेंटर पे बनेगा, उतना टोटल पोटेंशियल बाहर का चार्ज और स्फीयर मिल करके बाकी के पॉइंट्स पर बना देंगे। अब क्लियर हो जाना चाहिए, कई बार रिपीट हो गया स्टेटमेंट यार अभी। हाँ सर। Yes, sir. यस सर क्लियर। और ये रिजल्ट सिर्फ स्फीयर के लिए नहीं है, मतलब अब आप स्फीयर की बजाय कोई भी कंडक्टर यूज कर सकते हो, बाहर के चार्ज की बजाय कोई भी कंडक्टर यूज कर सकते, कोई भी चार्ज ले सकते हो। आप स्फीयर को किसी और बॉडी से रिप्लेस कर सकते हो, एक्सटर्नल चार्ज को भी किसी और से रिप्लेस कर लो। मतलब हम यहाँ पर कह दें कि क्यूब है, मेटल का क्यूब है मान लो, हमने कह दिया, और हमने कह दिया यहाँ पर एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, लैम्डा डेंसिटी का एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज, और मेटल का सेंटर ऑफ मेटल इससे कुछ डी डिस्टेंस पे है, यह एक्स डिस्टेंस पे है। तो सेंटर पर ये मेटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा? अब आप सर लैम्डा बाय एक्स आप इन समझ गए ना? लेफ्ट डायरेक्शन। हाँ, कि जरूरी नहीं है स्फीयर हो, कैसा भी मेटल होगा वो बाहर के चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर खत्म करेगा ही करेगा। तो बाहर का चार्ज क्या है ये तुम्हें देखना पड़ेगा भाई। ये लाइन चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाई आर होती है बाहर वाले की, ये एक्सटर्नल हो गया। मेटल इसको खत्म करेगा, चाहे वो स्फेरिकल मेटल हो चाहे नॉन स्फेरिकल हो। तो इसका मतलब ये क्यूब इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा, खत्म हो जाएगी, अंदर टोटल 0 बन जाएगा। हो गया भाई जनरलाइजेशन। सर सर अगर सिर्फ न्यूट्रल बॉडी ले वो कंडक्टर भी ना हो सर उसमें? कंडक्टर ना मतलब नहीं, तब नहीं होगा ये प्रॉपर्टीज कंडक्टर की है सिर्फ। सर उसमें Object डाइपोल भी नहीं बनेगा? तब वो डाई इलेक्ट्रिक होता है यार। वो डाई इलेक्ट्रिक में भी जो इंड्यूस चार्ज होते हैं वो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को कंप्लीटली कैंसिल नहीं करते, पार्शियल कैंसिल करते हैं, और इसीलिए डाई इलेक्ट्रिक डालने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, 0 नहीं हो जाती। अच्छा सर। अगर ये मेटल की बजाय डाई इलेक्ट्रिक होंगे ना, तो ये बाहर वाली फील्ड से लड़ाई तो होगी, इसकी बाहर वाले फील्ड से लड़ेगा, लेकिन ये कमजोर पड़ जाएगा, मतलब इसको खत्म नहीं कर पाओगे आप, लेकिन क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे। हाँ। और जिस फैक्टर से रिड्यूस करते हो उसी को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है। अब Yes, sir. यस सर। चलिए जी, तो इसको रिवाइज कर लेना भाई। मेटल की इन प्रॉपर्टीज को, काफी खतरनाक प्रॉपर्टीज हैं।